नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं जयवीर आज आपकी एसएसटी क्लास को लेकर के आया हूं। जो मैंने चैप्टर आज जो लिया है वो तीसरा चैप्टर, अध्याय तीसरा है और चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना क्या है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि शब्दावलियों पर चर्चा की जाती है कि मवेशी का मतलब क्या है। सभी दोस्त जानते हैं कि मवेशी का मतलब क्या होता है। मवेशी का मतलब होता है जानवर। क्या होता है? जानवर। गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? मवेशी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद उपनिवेश, दूसरों देश से आए हुए लोगों की बस्तियों को क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। उसके बाद आयात क्या होता है? आयात होता है विदेश से आया हुआ माल या वस्तु। विदेश से आया हुआ माल या वस्तु क्या कहा जाता है? आयात। और विदेश को भेजा जाता है जो माल या वस्तु, उसे क्या कहा जाता है? निर्यात। उसे क्या कहा जाता है? निर्यात कहा जाता है। और काश्तकार क्या होता है? काश्तकार होता है जो दूसरों की ज़मीनों को किराए पर लेकर के खेती करते हैं। दूसरों की ज़मीनों को किराए पर लेकर के क्या करते हैं? खेती करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? काश्तकार बोलते हैं। और कौन का मतलब क्या होता है? कौन का मतलब होता है मक्का। क्या होता है? मक्का। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। कौन का मतलब क्या होता है? मक्का। उसके बाद आयात शुल्क। आयात शुल्क क्या है? कि वह कर जो किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूला जाता है, वसूल किया जाता है। आयात शुल्क क्या होता है? जब कोई वस्तु दूसरे देश से आती है समझे, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, वसूला जाता है सरकार के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? आयात शुल्क। उसके बाद उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद होता है अपने राजनीतिक आर्थिक हितों के लिए एक शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश के अर्थव्यवस्था एवं शासन पर कब्जा करके उनका शोषण करना। क्या होता है कि कोई एक ताकतवर है, आर्थिक रूप से संपन्न है या वैसा शक्तिशाली है, तो वो क्या करता है? दूसरों को देश पर शासन करता है, उस पर अपना हक जमाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेता है, समझे, उसकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है, उसके राष्ट्र पर कब्जा कर लेता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश। और अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। इसे क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद। आइए दोस्तों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद ही बनाना है। आइए देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वर्णात्मक फर्स्ट का, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है साथियों। और 4 नंबर के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताएं भी पूछी गई हैं और भूमंडलीकरण किसे कहते हैं ये भी पूछा गया। तो देखिए क्या दिया गया है कि जब विश्व के सभी देश कि विश्व के सभी देश भौगोलिक, राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर आपस में एक दूसरे का आर्थिक, व्यापारिक एवं तकनीकी सहयोग करते हैं। यानी कि राग देश, विश्व के जितने भी देश हैं अपना राग देश छोड़ करके क्या करते हैं? ये भौगोलिक, राजनीतिक मतभेदों को भुला करके क्या करते हैं? एक दूसरे का आर्थिक हो या व्यापारिक क्षेत्र हो या अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सब में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण कहा जाता है। जिससे सभी देश आपसी संबंध सुधारते हैं। जिससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि सभी देशों के क्या होते हैं? आपसी संबंध क्या होते हैं? सुधरते हैं। इसे ही भूमंडलीकरण का कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं में देखो कौन कौन सी विशेषताएं दी है दोस्तों। तो विशेषताओं में पहली विशेषता दी विपरीत परिस्थितियों, जैसे जब कोई संकट की घड़ी आ जाए, जैसे कोरोना का टाइम आ गया, महामारी आ गया, आर्थिक संकट आ गया, आर्थिक मंदी आ गई, तो उस समय क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा या किसी एक देश पर संकट के समय अन्य देश उस देश की क्या करता है? सहायता करता है। भूमंडलीकरण में क्या होता है कि जब कोई एक देश परिस्थिति, किसी भी संकट परिस्थितियों में फंसा होता है, तो एक देश दूसरे देश की क्या करता है? मदद पहुंचाता है। आर्थिक रूप से मदद पहुंचाता है, खाद्य पदार्थ पहुंचाता है और सैन्य मदद करता है, हर प्रकार की मदद करता है। उसे क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है कि एक देश अपनी तकनीकों को दूसरे देश से साझा करता है। यही चीज़ है कि एक देश क्या करेगा? दूसरे देश से के साथ में टेक्नोलॉजी, तकनीकी, हर प्रकार की तकनीकी को क्या करेगा? साझा करेगा। उसके बाद में क्या होता है कि सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। भूमंडलीकरण कह लो या वैश्वीकरण कह लो, समझे। तो
वैश्वीकरण में भी है और भूमंडलीकरण में भी। तो एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, व्यापार करते हैं, तथा सभी देश एक दूसरे के पर निर्भर हो जाते हैं। एक दूसरे पर किसी का कोई चीज़ मंगवाना हो, किसी से ये प्रोडक्ट मंगवाना हो, उत्पाद मंगवाना हो या निवेश करना हो, तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता के कारण युद्ध जैसी परिस्थिति नहीं बनती है। और जब व्यापार एक दूसरे के साथ में होता है, टेक्नोलॉजी साझा होती, तो युद्ध की परिस्थिति थोड़ी कुछ हद तक कम रहती है, परिस्थिति कम बनती है। उसके बाद अगला कह दिया गया, भूमंडलीकरण के कारण देश में अपनी आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। जब भूमंडलीकरण हो जाता है देश में क्या होता है कि दूसरे देश के साथ में सहयोग की भावना बढ़ती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। तो ये इसकी 4 विशेषताएं थी। और उसके साथ साथ में अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है कि सिल्क रूट क्या है, कि सिल्क रूट यानी कहा जाता है इसे रेशम मार्ग। सिल्क रूट को क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का क्या अर्थ है और सिल्क मार्ग में किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया गया, समझे। सिल्क रूट किन किन देशों को जोड़ता है ये भी पूछा गया है और इसका क्या मतलब है ये भी पूछा गया है। जो व्यापार चीन को पश्चिमी देशों और अन्य देशों के साथ में जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब इस सिल्क रूट के माध्यम से ही, सिल्क रूट के द्वारा या रेशम मार्ग के द्वारा ही पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार किया जाता था। देश क्या है, भारत, ईरान, अरब, यूरोप से जोड़ता है, उसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता है। किन किन देशों को जोड़ता है, देखो याद रखना, भारत, ईरान, अरब, यूरोप से जोड़ता है, इसे क्या कहा जाता है, सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते हैं। इस मार्ग के द्वारा चीनी रेशम का व्यापार होता था। ये भी याद रखना कि इस मार्ग से क्या होता था, चीनी व्यापार होता था, चीनी व्यापार होता था। यह मार्ग जमीन और समुद्र दोनों में होता था। ये भी याद है कि ये मार्ग जो है दो जमीन पर भी होता था और समुद्र के जरिए भी किया जाता। आगे देखते हैं कि इन मार्गों में विश्व को जोड़ने के लिए निम्नलिखित भूमिकाएं निभाई। इन मार्गों ने विश्व को जोड़ने में निम्नलिखित भूमिका कौन कौन सी निभाई। पहली क्या दी गई है, इन मार्गों द्वारा भारत व दक्षिण पूर्व एशियाई से कपड़े, मसाले चीन व अन्य विश्व के अन्य भागों में भेजे जाते थे। इसी माध्यम से क्या कहाँ कहाँ भेजा जाता था, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई के कपड़े हुआ करते थे, मसाले चीनी विश्व के अन्य भागों में भेजे जाते थे। भारत कपड़े के लिए और मसालों के लिए तो जाना ही जाता है। आगे देखते हैं, इसके बदले में यूरोप द्वारा सोना चांदी दी जाती। और जब हम लोग ये प्रोडक्ट भेजते थे, कपड़ा हुआ, मसाले हुआ, चीन हुआ, हैं, तो वो लोग उसके बदले में यूरोप द्वारा क्या सोना चांदी दी जाती थी, सोना चांदी भेजा जाता था। उसके बाद हम क्या किया कि ये मार्ग एशियाई के विशाल क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को भी आपस में जोड़ते थे। देखो एशिया से को जोड़ते ही थे, उसके साथ साथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ते थे। अगला दिया है, इन मार्गों द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आदान प्रदान भी होता था। कई सारे लोग, कई धर्म के लोग इस देश से उस देश में भी जाते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म का प्रसार भी संभवतः इसी मार्ग द्वारा अन्य भागों में हुआ, समझे। कहीं इस्लाम धर्म है तो कहीं पर बौद्ध धर्म है तो कहीं पर ईसाई धर्म है, तो इनका आपस में धर्म के माध्यम से धार्मिक लोग यहाँ से वहाँ जाते थे और धर्म का अपना प्रचार प्रसार करते थे इसी माध्यम, इसी मार्ग से। अगला दिया है कि क्वेश्चन है तीसरा कि किस तरह चेचक की बीमारी ने यूरोपीय लोगों के लिए अमेरिका में रास्ता आसान बना दिया। एक चेचक की बीमारी थी जिससे क्या हो, यूरोपीय लोगों के लिए क्या किया था, अमेरिका में रास्ता आसान बन गया था। अमेरिका में यूरोपीय लोग पहुंच गए थे और वहां पर भयंकर तरीके से चेचक की बीमारी फैली हुई थी। देखो चेचक की बीमारी ने यूरोप के लोगों पर पहले से ही आक्रमण किया था, यूरोप के लोगों पर पहले से ही आक्रमण कर रखा था। इसलिए यूरोप के लोग शरीर से इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी, क्योंकि ये चेचक की बीमारी जो थी यूरोप में तो थी, पहले ही फैल चुकी थी 1-2 बार, और इसी कारण इनके जो इनका बॉडी था, इनका शरीर था, वो प्रतिरोधक क्षमता झेलने के लिए इस बीमारी से सक्षम था। मगर अमेरिका के लोग इस रोग से, इस जीवाणु से लड़ने के लिए सक्षम इनकी बॉडी नहीं थी। लेकिन अमेरिका दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था। कैसा था, अलग था। इसलिए अमेरिकी लोगों ने सके शरीर में चेचक के लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई। इन लोगों को प्रतिरोधक क्षमता, इनके बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई थी। जब यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे तो वो अपने साथ चेचक के जीवाणु भी लेके आए।
क्या लेके आए? जीवाणु भी लेकर के आए, और वे बीमारी उन्होंने अमेरिका में भी फैला दी। इससे अमेरिका के लोगों में चेचक की बीमारी फैलने लगी। अमेरिका के लोगों में क्या हुई कि बहुत भयंकर तरीके से चेचक की बीमारी फैलने लगी। इस बीमारी ने अमेरिका के कुछ भागों को पूरी आबादी को समाप्त कर दिया, यानी कि 90% जनसंख्या को समाप्त कर दिया इसने। वही लोग बचे जो यूरोप के थे और जो इन बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को झेलने के लिए इनके पास शक्ति थी, ताकत थी, तो वही लोग जिंदा बचे यहाँ पे। इस तरह यूरोपीय लोगों को अमेरिका पर आसानी से जीत हासिल। अब जब कुछ बचा नहीं, सारे लोग यूरोपीय बचे, थोड़े बहुत बचे तो उसे आसानी से सैनिकों के द्वारा इनसे कब्जा कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन चर्चा करेंगे उसमें वो है कि बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं? बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं? तो बंधुआ मजदूर क्या है कि इसे कह देते हैं अनुबंधित मजदूर। कौन होते हैं? जो अनुबंधित मजदूर कह लो या बंधुआ मजदूर कह लो, तो वे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए किसी खास अवधि के लिए काम करने के लिए अनुबंधित कर दिए जाते हैं, बंधुआ मजदूर या अनुबंधित मजदूर कह दिया। कोई व्यक्ति किसी को लेकर के गया और कहा कि हम इतने समय तक इनसे काम करवाएंगे, समझे, तो ये क्या कहलाता है? ये बंधुआ मजदूरी कहलाता है, यानी बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। 19वीं शताब्दी में लाखों भारतीय चीनी मजदूर बागानों, खदानों और विश्व की विभिन्न निर्माणकारी परियोजनाओं में कार्य करने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? 19वीं शताब्दी के बाद लाखों भारतीय लोग चीन गए हुए थे और बागानों में, खदानों में, कई ऐसे स्थानों पर गए थे विदेशों में जहाँ पर वो एजेंटों के द्वारा बंधुआ मजदूरी के लिए अनुबंधित कर दिए गए और वहाँ पर वो वापस, बहुत सारे लोग तो वापस ही नहीं लौट पाए। तो आगे देखते हैं कि इन मजदूरों की नियुक्ति छोटे छोटे कमीशन पाने वाले एजेंटों के द्वारा की जाती है। क्या करते हैं एजेंट के लोग? क्या करते थे? कमीशन के लालच में इस तरीके से अनुबंधित बंधुआ मजदूरों के लिए लोगों को राजी कर देते थे और लोगों को बाहर भेज देते थे। तो कमीशन के चक्कर में एजेंट लेकर क्या करते थे? छोटे छोटे कमीशन मिलते थे इनको, इस कारण ये लोग बंधुआ मजदूरों को तैयार कर लेते थे। एजेंट बंधुआ मजदूरों को उनकी बेहतर आजीविका दशाओं, अत्यधिक धन और अन्य सुविधाओं का वादा करके उनकी नियुक्ति करते थे और तरह तरह का प्रलोभन देते थे कि हम तुम्हारे जीवन आजीविका को बेहतर कर देंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अत्यधिक धन मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। इस तरीके से लोग लालच दे करके और बंधुआ मजदूर के लिए इन्हें मजदूरों को सहमत कर लेते थे। आगे कह दिया है, जब वे बागानों में पहुंचते थे तो वहाँ वे ऐसी परिस्थिति पाते थे जिससे उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, और जब वहाँ जाकर के काम फंस जाते थे फिर उन्हें कोई ऑप्शन नहीं बचता था। वो ना घर आ सकते थे और ना उनको घर आने के लिए इजाज़त होती थी, क्योंकि अब जितने टाइम पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर अनुमोदित कर दिया गया तो उतने समय तक काम करना ही पड़ता था। उसके बाद आगे देखते हैं कि 19वीं, अगला क्वेश्चन जो है 5वां, कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्या कहा गया है? 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। देखो ये 2023 और 22 में दोनों में आया था क्वेश्चन। तो कौन कौन से हैं प्रभाव? तो इसके 3 प्रभाव हैं या गतियां कह लो। प्रभाव का मतलब होता है गतियां। एक होता व्यापार का प्रभाव, एक होता श्रम का प्रभाव, एक होता पूंजी का प्रभाव। व्यापार का प्रभाव किस प्रकार से होता है, श्रम का प्रभाव किस प्रकार का होता है और पूंजी का प्रभाव किस प्रकार का होगा, एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। देखो व्यापार का प्रभाव क्या? भारत से गेहूं, सूती, रेशमी वस्त्र इंग्लैंड भेजे जाते थे। ये बात सत्य कि भारत से कहाँ क्या क्या चीज़ भेजी जाती थी? गेहूं भेजा जाता था, सूती या रेशमी वस्त्र इंग्लैंड भेजे जाते थे। 1812 से लेकर 1871 ईस्वी के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर के 35% तक हो गया था। निर्यात कितना हो गया था? 5% से बढ़कर के 35%, यानी 30% बढ़ गया था निर्यात। नील का निर्यात भी बड़े पैमाने पर था। नील का भी निर्यात क्या था? बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, भेजा जा रहा था ब्रिटेन। और ब्रिटेन द्वारा भारतीय अफीम को चीन से निर्यात किया जाता था। तो भारतीय अफीम होता था, भारतीय अफीम को चीन से निर्यात किया जाता था। इस तरह भारतीय व्यापारियों द्वारा गेहूं, कपास, चाय, रेशम आदि पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार का पर बल दिया गया। इस तरीके से व्यापार बढ़े, इस तरीके से उन्होंने विदेशी व्यापार को बल दिया, बढ़ावा देने लगे। 19वीं शताब्दी की बात है। अगला दिया श्रम का प्रभाव। श्रम किस तरीके से अपना काम करता है?
कि दूसरा प्रवाह है श्रम का प्रवाह कहलाता है, जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। एक स्थान से रोजगार, देखो रोजगार सबसे बड़ी समस्या है देश में, क्या सभी देशों में, जहाँ जहाँ देश ऐसे हैं विकासशील देश हैं वहाँ रोजगार की बड़ी समस्याएं होती हैं। तो रोजगार की तलाश में लोग यहाँ से वहाँ तक भटकते रहते हैं, कहीं कुछ जुगाड़ पानी हो जाए, कहीं काम मिल जाए, कहीं थोड़ा बहुत, तो एक काम की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। 19वीं शताब्दी में विश्व के कई देशों तथा रेलवे परियोजनाओं के काम के लिए ले जाया गया था, समझे। तो श्रम का प्रभाव भी हुआ, कई देशों में रेलवे के काम हुए, पटरियाँ बिछी, कहीं और काम हुए, तो वहाँ पर श्रमों को ले जाया जा सका, समझे। तो ये श्रम प्रभाव हुआ। दूसरा हुआ पूंजी का प्रभाव किस तरीके से होता है। तो पूंजी, इस प्रभाव के अंतर्गत पूंजी को कम या अधिक समय के लिए दूर स्थित क्षेत्रों या बाहर के देशों में निवेश कर दिया जाता था। पूंजी का प्रभाव जैसे कहीं पे हमने, मेरे पास पैसा मैंने लगा दिया, अमेरिका में लगा दिया, जापान में लगा दिया, कहीं दूसरे देश में लगा दिया, और यानी कि हमने निवेश कर दिया। और निवेश जब करते हैं उसके बाद धीरे थोड़ा थोड़ा करके बाद में हमें फिर वो पैसे हमें प्रॉफिट होने लगता है। तो ये जब हम निवेश ही करते हैं, निवेश करते हैं लाभ के लिए, लाभ कमाने के लिए, तभी तो हम निवेश करते हैं दोस्तों। आइए, ये था हमारा इसका 5वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं, 6वें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। आर्थिक मंदी ये कब आती है। तो 1929 से लेकर 1930 में विश्व में आर्थिक मंदी बड़ी छाई थी। जिसे देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, 3 टाइप के हैं कि आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। उसके बाद वैश्विक आर्थिक मंदी किन्हीं 3 कारणों के उल्लेख कीजिए। यानी यहाँ पर 2 कारण पूछे गए, यहाँ पर 3 कारण पूछे गए। तो इन पर बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। जब बाजार में वस्तुओं को उपलब्ध होती थी, लेकिन वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यक्तियों के पास धन नहीं होता था, समझे। जब बाजार में वस्तुएं उपलब्ध होती थी, लेकिन उन्हें वस्तुओं को खरीदने के लिए लोगों के पास क्या था, धन ही नहीं था। वस्तुएं खरीदें क्या, माल तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, सड़ रहा पड़ा, फिर भी नहीं कोई खरीद रहा है, समझे। कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो ऐसा, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आइए देखते हैं कि आर्थिक, यानी कि व्यक्तियों के पास धन नहीं था, ऐसी स्थिति को आर्थिक महामंदी कहते हैं। कि प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, उत्पादन तो बहुत सारे हैं, पर खरीदने वाला कोई नहीं, या खरीदने के लिए पैसे नहीं। तो ये क्या कहलाता, आर्थिक महामंदी कहलाता। सन 1929 में पूरे विश्व में आर्थिक संकट महामंदी आई थी, और ये संकट 1931 तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया था। ये किसको छोड़ दिया था, इसने रूस में आर्थिक मंदी नहीं आई थी, और बाकी सभी देशों में ये मंदी फैल गई थी दोस्तों। और आर्थिक महामंदी के कारण क्या रहे थे, तो कारण पे चर्चा करते हैं। तो कारण ये रहे, प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए कि वह अमेरिका से माल आयात करने की स्थिति में नहीं थे। यानी कि आयात करने की स्थिति में नहीं थे। यूरोप के इतने बहुत सारे देश बिल्कुल बुरी तरीके से बर्बाद हो गए थे कि उनके पास पैसा ही नहीं था कि वो माल मंगा ले। उसके बाद में अगला कह दिया गया है कि आर्थिक संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हो गया था। जब आवश्यकता है उतनी, उससे कई गुना ज़्यादा माल को, वस्तुओं को हमने तैयार कर दिया, पैसा वहाँ फंसा दिया, तो खरीदने वाला फिर नहीं, कहीं खरीदने वाले हैं तो पैसा नहीं है। तो इस तरीके से समस्याएं हैं। उसके बाद 1930 में अमेरिका में तैयार माल में इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार ही नहीं था। क्या बात है, इतना प्रोडक्ट बना लिया, इतनी वस्तुएं बना ली कि कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा था, कोई खरीद ही नहीं रहा, क्योंकि खरीदने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा था नहीं लोगों के पास में। विदेशों के पास में जो विश्व युद्ध के बाद में बुरी तरीके से सब टूट चुके थे, सब बिखर गए थे, बर्बाद हो गए थे। तो इस तरीके से तीसरा क्या कारण रहा होगा कि जब तैयार माल का कोई खरीदार ना हो तो वहाँ कारखाने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। और हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल, जब भाई कोई खरीदार ही नहीं होगा, कारखाने तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कारखाने में जो लोग काम करेंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा कहाँ से आएगा जब पैसा माल कोई खरीद नहीं रहा। तो ये समस्याएं थी। तो लोग जब उनको काम छोड़ना पड़ा तो लोग बेरोजगार हो गए।
उसके बाद चौथा क्या कारण रहा कि कारखानों के बंद हो जाने से किसानों की पैदावार का कोई खरीदार न था। जब कारखाने बंद हो गए तो जो किसान में कच्चा माल तैयार होता था उसे कोई खरीदार ना मिला। अब खरीदार इस तरह किसानों के लाभ में भी कमी आई और कृषि मजदूरों की कमी भी आई। समझे, कृषि मजदूरों में भी कमी आई और किसानों के लाभ में भी कमी आई दोस्तों। तो इस तरीके से ये आर्थिक मंदी के कारण थे, यानी कि 1929 से 1931 के बीच में जो आर्थिक मंदी आई थी। यूरोप में इसका इफेक्ट नहीं देखने को रूस में इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, बाकी सारे देशों में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये 4 इसके मेन कारण थे जो आर्थिक महामंदी के कारण थे दोस्तों। कि कौन कौन से कारण थे उनको हमने चर्चा की। ठीक, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। थैंक यू।